Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Today we will study chapter number 7, Forces and their effects. Open your book at page number 92. Stretchy materials. Forces can cause materials to stretch. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ में इजाफा होता है. व्हेन द फोर्सेस आर रिमूव्ड द मटेरियल मे स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. वी कॉल दिस इलास्टिसिटी. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है. जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी असल हालत में वापस आ जाती है, अपनी असल लेंथ में वापस आ जाती है. इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी. For example, a rubber band can be stretched to several times its length, but it will still return to its original size when released. वो बताता है कि जो हमारे पास एक रबर बैंड होता है, हम उसको जितना भी ज़्यादा स्ट्रेच कर लें, हम जब उसके ऊपर से फोर्स रिमूव करते हैं तो अपनी असल हालत में, असल लेंथ में वापस आ जाती है. आगे वो बताता है कि रबर इज़ वेरी इलास्टिक मटेरियल. Metal wires will also stretch and spring back into shape if the forces are small. मेटल वायर्स जो हैं उनको अगर हम स्ट्रेच करें उनकी लेंथ में इंक्रीज़ होती है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में अगर उन पर जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो स्मॉल अमाउंट में है. However, if the forces are too large, the wire will go beyond its elastic limit and be left permanently stretched. लेकिन अगर उन पर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो अपनी असल हालत में वापस नहीं आएंगी और इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाएंगी और परमानेंटली डीफॉर्म हो जाएंगी, यानी उनकी शेप चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट पेज पे है टॉपिक स्प्रिंग्स. Springs are very useful because when forces are applied, they stretch and spring back into shape evenly. In the example shown below, the metal spring stretches 10 mm for every 1 Newton of force added. स्प्रिंग्स के बारे में बताता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. क्यों? कि जब हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेच होते हैं, लेकिन जब फोर्स हम रिमूव करते हैं ये दोबारा अपनी असल लेंथ में, अपने असल शेप में वापस आ जाते हैं. नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी है कि एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर जैसे जैसे हम फोर्स लगाते जाएंगे उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी. फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में जो स्प्रिंग है उसने बताया कि द मेटल स्प्रिंग स्ट्रेचेस 10 mm फॉर एवरी 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एडेड. जैसे जैसे हम 1 न्यूटन फोर्स ऐड करते जाते हैं उसका जो साइज़ है 10 mm इंक्रीज़ होता जा रहा है. उसके बाद हमने दोबारा से 1 न्यूटन और इंक्रीज़ की तो जो फोर्स है वो 10 mm लेंथ जो है उसकी और इंक्रीज़ हो गई. द ग्राफ गोज अप इवनली फॉर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एट 4 न्यूटन. इफ़ वी ऐड मोर देन 4 न्यूटन द स्प्रिंग स्टिल स्ट्रेचेज बट इट डज नॉट फॉलो द सेम पैटर्न. साइड पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं. एक्स एक्सिस पे उसने लोड जो है दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है. लोड का मतलब फोर्स और एक्सटेंशन का मतलब लेंथ में जितना भी इंक्रीज़ हुई है लेंथ, तो उसके दरमियान उसने ग्राफ प्लॉट कर दिया है. ठीक है. नीचे बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, आपने इसे खुद से सॉल्व करना है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेट. व्हाट इज वेट? Over 300 years ago, Sir Isaac Newton came up with the idea that all masses attract other masses. He called this attraction gravity. जो साइंसदान थे आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, 300 साल पहले उनको ये आइडिया आया. उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, यानी चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. और ये किस वजह से करती हैं? एक फोर्स जिसको उन्होंने ग्रेविटी का नाम दिया. The earth has a mass of about 6 million kilograms, so its gravitational pull is large. उन्होंने कहा कि अर्थ का इतना ज़्यादा मैस होता है, कितना? 6 मिलियन किलोग्राम्स. इस वजह से जिस फोर्स से ये दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है वो फोर्स भी ज़्यादा है. यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मैस होगा वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा. It is gravity which pulls objects to the ground when they are dropped, and it is gravity which keeps the planets in their orbits around the sun. ये gravity की दो एप्लीकेशन उसने बताई. जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो अर्थ
जिस फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती वो भी ग्रेविटी है, और सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी किस वजह से, ग्रेविटी ही की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रेविटी एंड वेट। When we lift a bag of sand from the ground, we have to use force. कहता है अगर ज़मीन पर एक रेत का जो है बैग पड़ा है, अगर आपने उसे उठाना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। इसकी क्या वजह है? दिस इज़ बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटी इज पुलिंग डाउनवर्ड विद द फोर्स। इसकी वजह यह है कि ज़मीन जो है उस बैग के ऊपर जो है एक फ़ोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से हमें उसको उठाने के लिए फ़ोर्स यूज़ करना पड़ रही है। जो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रही है उसको क्या कहते हैं? वी कॉल दिस फोर्स वेट एंड वी कैन मेजर इट विद अ न्यूटन मीटर। उस फोर्स को क्या कहते हैं? वेट। और वेट एक फोर्स है। हमने पीछे पढ़ा है कि फोर्स को किससे मेजर करते हैं? न्यूटन मीटर से। ठीक है, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स। ये वेट का जो है यूनिट है, ये आपने याद रखना है, MCQ में आ सकता है। The mass which is being acted on by gravity is measured in kilograms। और वो जो मैस है जिसके ऊपर ये वेट एक्ट कर रहा है उसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। बेटा आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो मैस है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और जो वेट है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, और वेट जो है वो हमारे पास एक फोर्स है। The weight of 1 kg mass depends on the strength of gravity where the weight is measured। आगे वो हमें बताता है कि अगर एक मैस है 1 kg, उसका वेट हमें कैसे पता चलेगा? उसका वेट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसका वेट डिपेंड करता है कि उस जगह पर उस पर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। आगे वो हमें एग्जांपल्स देता है, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट लिखता है दिस माइट सीम कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू थिंक अबाउट टेकिंग अ 1 kg बैग ऑफ शुगर ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। On Earth, the strength of the gravitational field is about 10 Newton per kilogram. This means that it gives a force of 10 Newton on every kilogram. The moon is much less massive than the Earth. The strength of the moon's gravitational field is only about 1.6 Newton per kilogram. अब वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैस जो है वो 1 kg है। कोई भी बैग ऑफ शुगर है, बैग ऑफ सैंड है, कुछ भी है आपके पास, 1 kg मैस है। लेकिन कहता है अर्थ के ऊपर आपको जो है उसका वेट 10 न्यूटन फील होता है, लेकिन जब मून के ऊपर जाए तो आपको उसका जो वेट है वो 1.6 न्यूटन फील होता है। द मून इज़ मच लेस मैसिव देन द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मून है, जो चांद है, उसका मैस अर्थ से कम है, इसलिए जो चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी कम है। नेक्स्ट है सो इफ़ एन एस्ट्रोनॉट बाइज अ बैग ऑफ शुगर इन योर सिटी, इट्स मैस इज़ 1 kg एंड इट्स वेट इज़ 10 न्यूटन। इफ़ द एस्ट्रोनॉट टेक्स द sugar to the moon without opening it on the way, its mass is still 1 kg, but on the moon it only weighs 1.6 न्यूटन। दोबारा उसने वही वाली बात की कि अगर एक एस्ट्रोनॉट है हमारा जो है उसके पास बैग ऑफ शुगर है, 1 kg मैस है और उसका 10 न्यूटन वेट है अर्थ के ऊपर, लेकिन जैसे वो मून के ऊपर जाता है उसका वेट इतना ज़्यादा कम हो जाता है, सिर्फ 1.6 न्यूटन रह जाता है। तो इसकी यही वजह है कि जो मून है उसका जो मैस है वो अर्थ से कम है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम अप्लाई होती है और उसका वेट भी हमारे पास कम ही हमें ऑब्जेक्ट का मिलता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पेज नंबर 95 के ऊपर, कैलकुलेटिंग वेट, कि हम वेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। वी नो दैट थिंग्स विद अ ग्रेट मास आर डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट, दिस इज़ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ लार्ज। हमें पता है जिन चीज़ों का ज़्यादा मैस है उन्हें उठाना मुश्किल है। इसका क्या मतलब है कि अर्थ उनके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही है। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी इज़ द फोर्स ऑन ईच किलोग्राम, वी जस्ट मल्टीप्लाई द मैस एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टू गेट द वेट। ये वेट का फॉर्मूला है। वेट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? जो ऑब्जेक्ट का मैस है उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं एक एग्जांपल दी हुई है। एन एक्सप्लोरेशन रोबोट ऑफ मैस 100 kg इज बिल्ट ऑन अर्थ एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटी इज 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। इट इज सेंट टू मार्स वेयर ग्रेविटी इज 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम।
व्हाट डज द रोबोट वे ऑन अर्थ एंड ऑन मार्स। हमने अर्थ पे उसका वेट फाइंड करना है और मार्स पे उसका वेट फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर्मूला में पता है, वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटी। मैस हमारे पास सेम रहेगा 100, ठीक है, और अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन। ठीक है, इसका बी पार्ट है, मैस ऑन मार्स कितना है? मैस तो सेम रहेगा जितना अर्थ पे था, मैस ने कांस्टेंट रहना है, वो चेंज नहीं होगा, यानी 100 kg। लेकिन जो ग्रेविटी है मार्स पे वो चेंज हो गई 3.7। ठीक है, इसी तरह हम उसको फाइंड कर लेंगे, मैस इंटू ग्रेविटी 100 इंटू 3.7 इज इक्वल टू 370 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये साइड पे टेस्ट योरसेल्फ दिया हुआ है, ये भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है। उसने आपको 50 kg जो है स्टूडेंट का मैथ्स बता दिया है और आपने वेट फाइंड करना है उसका मुख्तलिफ जगहों पर। इन पेरिस एट द नॉर्थ पोल, ऑन द मून, ऑन मार्स। जी दिया हुआ है आपको हर जगह का अलग अलग, बस आपने हर एक को वेट मैथ्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। बस क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप, इसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर की 2 to 3 टाइम्स रीडिंग करनी है। टेस्ट योरसेल्फ जो है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफिज़।